हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्निंग कॉर्नर 0.1 बाय मोना तिवारी। फ्रेंड्स, हम बीएड फर्स्ट ईयर का ग्रोइंग अप एज ए लर्नर सब्जेक्ट है, कोड है CC3। उसको हमने स्टार्ट किया है और हमने उसकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीनिंग भी हमने समझ लिया है अपनी पहले की क्लासेस में। उसकी नेचर भी हमने समझ लिया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर कैसा होता है और एम क्या क्या है। ठीक है, आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, यानी कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण अधिगम मनोविज्ञान का योगदान, यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग इज द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी क्या भूमिका निभाई है, उसने क्या योगदान दिया है, इस टॉपिक में हम ये पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो मैं भी चाहूँ तो मैं भी पीपीटी के थ्रू समझा सकती हूँ, मेरे पास भी बोर्ड है, मैं बोर्ड से भी समझा सकती हूँ, लेकिन ना बीइंग अ बीएड स्टूडेंट हमें जो है डीपली पढ़ना है, क्योंकि अभी जो है आप बीएड कर रहे हो तो आपको अभी सीटेट भी करना है, यूपी टेट भी करना है, सुपर टेट भी क्लियर करना है, जिसके लिए आपको जो है डीपली स्टडी करनी ही होगी। तो क्यों ना आप जो है अभी से जो है डीपली स्टडी करते हुए चलिए, क्योंकि मैं मानती हूँ जब तक हम बुक्स को अच्छे से नहीं पढ़ लेते तब तक हमारी नॉलेज जो है इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी। आप इस सब्जेक्ट को सिर्फ ये सोच के मत पढ़िएगा कि एग्जाम्स हैं और हमें एग्जाम क्लियर करने हैं, ये सोच के पढ़िएगा कि आपको आगे बहुत कुछ करना है। ठीक है, और उस बहुत कुछ करने के लिए जो है आपको ये सब कुछ पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें स्किनर ने ये कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान तथा प्रविधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया को अधिक अच्छी प्रकार से समझने तथा अधिक निपुणता से निर्देशित करने से संबंधित है। आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र निम्नवत हैं, यानी कि कौन कौन से क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान ने अपना योगदान दिया है। तो जिसमें हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हेरिडिटी, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात योग्यताओं से संबंधित होता है और किसी व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे समस्त शारीरिक, मानसिक तथा अन्य विशेषताएं आ जाती हैं जिन्हें वह अपने माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से जन्म से पहले 9 महीने पहले प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कि बच्चा जो है जन्म से 9 महीने पहले जिन गुणों को अपने माता पिता से प्राप्त कर लेता है उन्हीं गुणों को जो है वंशानुक्रम गुण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जो पेरेंट्स ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, उनके बच्चे भी जो है उनके बच्चों में भी वो प्रवृत्ति नजर आती है ना। अगर पेरेंट्स की हाइट अच्छी है तो बच्चों की भी हाइट जो है अच्छी होती है। तो ये सब क्या है, ये सारे गुण ही जो है वंशानुक्रम है जो बाय हेरिडिटी जो है हमें अपने पेरेंट्स से, अपने पूर्वजों से मिल। सेकंड टॉपिक है हमारा विकास, यानी कि डेवलपमेंट। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब से लेके मृत्यु पर्यंत तक जो है मानव का क्या क्या विकास हो रहा है, किस स्टेज में हो रहा है, ये सारी जानकारी का अध्ययन जो है शिक्षा मनोविज्ञान करता है। ठीक है, मानव जीवन का प्रारंभ किस प्रकार से होता है तथा जन्म के उपरांत विभिन्न अवस्थाएं, यानी कि जब बच्चा जन्म ले लेता है तो वो जो है अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, इन अवस्थाओं में मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक आदि पक्षों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये इसका अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, सबसे पहले तो वो बच्चे के भ्रूणावस्था से लेकर जो है मृत्यु पर्यंत जितना भी विकास होता है, मतलब मानव का विकास होता है, उसका अध्ययन करता है, जिसमें एक मानव का विकास कैसे हुआ,
ठीक है। और जन्म के बाद वो किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरा, जैसे कि शैशवावस्था हुई, ठीक है, शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। और इन अवस्थाओं में बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक आदि पक्ष में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इनका डीपली अध्ययन करना ही जो है शिक्षा मनोविज्ञान का काम है। यानी कि इन सभी में जो है शिक्षा मनोविज्ञान ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रखा है। ठीक है। बालकों की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकास के ज्ञान से उनकी सामर्थ्य तथा क्षमता के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। यानी कि जब थर्ड पॉइंट है आपका व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या है? देखो, संसार में कोई भी व्यक्ति जो है एक जैसा नहीं होता, ठीक है। भले ही दो जुड़वा बच्चे भी है ना, तो वो भी जो है कभी एक जैसे नहीं हो सकते। वो देखने में एक जैसे हो सकते हैं, उठने बैठने में एक जैसे हो सकते हैं, रंग रूप में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनका जो दिमाग है, जरूरी नहीं है कि उनका दिमाग भी दोनों का एक जैसा ही चले, ठीक है। उन दोनों के सोचने समझने की क्षमताएं जो है अलग अलग हो सकती हैं। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या करता है, व्यक्तियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करता है, जिससे जो टीचर्स होते हैं उनको उनको जो है बच्चे का वांछित विकास करने में जो है सहायता मिलती है। तो बीइंग अ टीचर, ये जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है हमें क्यों पढ़ाया जाता है? वो हमें इसीलिए पढ़ाया जाता है कि एज अ टीचर हमें जो है बच्चे के हर पहलू की जानकारी हो। अगर बच्चा जो है 5 साल का है तो बच्चा जो है किस तरह का बिहेव कर सकता है, इन सब की जानकारी बीइंग अ टीचर हमें होनी चाहिए। हमें जो है बच्चों पर चिल्लाना नहीं होता है, उन्हें डांटना नहीं होता है, ठीक है, उन्हें या उनके पेरेंट्स को ब्लेम करना नहीं होता है। बीइंग अ टीचर हमें हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि बच्चे के व्यवहार को हम जो है पॉजिटिवली बदल सके, ठीक है। तो इसलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना जरूरी है। फिर है व्यक्तित्व। अब देखो, शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? शिक्षा मनोविज्ञान मानव के व्यक्तित्व तथा उससे संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन भी करता है, ठीक है। मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि मानव के विकास में उसकी शिक्षा में व्यक्तित्व का होती है की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है। और अतः बालक के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। मनोविज्ञान व्यक्तित्व की प्रकृति, प्रकार और सिद्धांत का ज्ञान प्रदान करके संतुलित व्यक्तित्व के विकास की विधियां बताता है, ठीक है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान देखो कितनी कितनी हेल्प करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही जो है बच्चे के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है, बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में कि उसका कि व्यक्तित्व किस तरह का हो सकता है, व्यक्तित्व क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, और बच्चे का एक संतुलित विकास हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, वो सभी जो है शिक्षा मनोविज्ञान हमें में बताता है, ठीक है। और इन सभी के द्वारा जो है शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्यक्षेत्र व्यक्तित्व का अध्ययन करके बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करना भी है। हमारा 5th पॉइंट है विशिष्ट बालक। अब देखिए, विशिष्ट बालक क्या होते हैं? हम सभी एक जैसे नहीं होते, है ना। हो सकता है कि कोई किसी के की शारीरिक संरचना में कुछ जो है कमी हो, है ना। विशिष्ट बालक वो होते हैं जिनके जो शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर जो है कहीं ना कहीं पिछड़े रह जाते हैं, और उन्हें जो है कुछ विशेष आवश्यकताओं की और विशेष सहायता की जरूरत होती है। तो हमें जो है बीइंग अ टीचर हमें विशिष्ट बालकों की जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, वो शिक्षा मनोविज्ञान विशिष्ट बालकों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का आग्रह करता है। अब देखिए, अगर हम टीचर हैं, ठीक है, और हमारी क्लास में जो हर तरह के बच्चे होते हैं। हो सकता है कि किसी को कम दिखाई दे रहा हो सकता है कोई पैर से थोड़ा अपाहिज हो, है ना।
और गूंगा हो, बहरा हो, अंधा हो, इस तरह के बच्चों को एक साथ पढ़ाना तो देखो एक टीचर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या करता है, वास्तव में तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि बालकों तथा गूंगे, बहरे, अंधे बालकों के द्वारा जो है सामान्य शिक्षा का उचित लाभ उठाने की कल्पना करना त्रुटिपूर्ण ही होगा। ऐसे बालकों के लिए इनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था का आयोजन करना होता है। शिक्षा मनोविज्ञान इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, अगर बच्चा जो है सपोज करो लंगड़ा है, तो उसे और उसकी क्लास जो है थर्ड फ्लोर पर है, तो वो कैसे जाएगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो ऐसे विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं के बारे में सोचता है और जो उनसे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान देता है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको जो है मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, वो आपको समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अब आगे के टॉपिक्स पढ़ते हैं। अध्ययन प्रक्रिया। अध्ययन प्रक्रिया क्या है? लर्निंग प्रोसेस, यानी कि सीखने की प्रक्रिया। जब हम किसी बच्चे को सिखा रहे हैं या खुद सीख रहे हैं उस समय शिक्षा मनोविज्ञान अपना क्या योगदान देता है। ठीक है, अधिगम शिक्षा प्रक्रिया का आधार है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। और जो शिक्षा है, बिना अधिगम के शिक्षा जो है एक यूजलेस प्रोसेस है। सपोज करो कि आपने किसी बच्चे को पढ़ाया और उस बच्चे के माइंड में बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया, तो आपका पढ़ाया हुआ बिल्कुल जीरो हो गया। और अगर आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे ने, तो शिक्षा मनोविज्ञान का यही योगदान है हेरिडिटी में, कि वो बच्चे की हेरिडिटी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी बातें होती हैं, उनका डीप अध्ययन करता है। ठीक है, जैसे शारीरिक संरचना कैसी है, मूल प्रवृत्तियां, शारीरिक संरचना, मूल प्रवृत्तियां, मानसिक योग्यता, व्यवसायिक क्षमता आदि पर व्यक्ति के वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ठीक है, यानी कि शारीरिक संरचना, जितनी भी बच्चे की जो शारीरिक बनावट है वो वंशानुक्रम के अनुसार ही उसको मिलती है। ठीक है, और शैक्षिक विकास की दृष्टि से वंशानुक्रम का अध्ययन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वंशानुक्रम के ज्ञान के आधार पर जो अध्यापक अपने छात्रों का वांछित विकास कर सकता है। ओके, सेकंड है विकास। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत भ्रूणावस्था गया बच्चा अगर जीरो लेकर आया है तो वो बच्चा जीरो नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारा पढ़ाने का तरीका जीरो हो जाता है। ठीक है, तो हमें कभी भी जो है बच्चे के पेरेंट्स को या बच्चे को ब्लेम नहीं करना होता है कि बच्चा नहीं सीख पाया, उसमें कहीं ना कहीं हम जो है पीछे रह जाते हैं बच्चे को सिखाने में। ठीक है, तो जो अधिगम है वो शिक्षा प्रक्रिया का आधार है। सीखने के अभाव में शिक्षा की कल्पना की ही नहीं जा सकती। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई भी शिक्षा दे रहे हैं, अगर हमारे द्वारा दी गई शिक्षा के बाद सामने वाले बच्चे में या फिर सीखने वाले में किसी भी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, तो वो क्या है, वो बेकार है, वो शिक्षा ही बेकार है जिसमें बच्चा कुछ सीख ही नहीं पा रहा है। ठीक है, बच्चे में कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं आ रहा है, बच्चे का कुछ विकास ही नहीं हो रहा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के नियमों, सिद्धांतों, विधियों का ज्ञान प्रदान करता है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक सीखने की प्रकृति, सिद्धांत और विधियों के ज्ञान के साथ साथ सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझने तथा उनको दूर करने के विभिन्न उपायों से भी जो है भलीभांति परिचित हो। ठीक है, यानी कि जब हम बच्चे को कुछ सिखाते हैं और उसमें कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, पहले तो बीइंग अ टीचर हमें जो है शिक्षा से संबंधित जितने भी मेथड्स होते हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जितना भी सीखने की प्रकृति है, किस किस तरह से बच्चे को सिखाया जा सकता है, वो सारी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तभी जो है हमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जाता है, ताकि एज अ टीचर हमें नॉलेज हो कि बच्चा
में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, ठीक है, और फिर हमें जो है उन परेशानियों को दूर करने के सारे उपाय से भी हम जो है भली भांति परिचित होने चाहिए। सीखने का स्थानांतरण कैसा होता है और तथा शैक्षिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है, यह जानना भी जो है अध्यापक के लिए उपयोगी होता है। इन सभी प्रकरणों की चर्चा शिक्षा मनोविज्ञान करता है। यानी बीइंग अ टीचर हमें जो है बच्चे के हर एस्पेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। 7 पॉइंट है हमारा पाठ्यक्रम। अब देखिए पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम निर्माण जब भी किसी भी क्लास के बच्चे का पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो बच्चे के आईक्यू लेवल को ध्यान में रखकर और बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट होने की बात को ध्यान में रखकर ही जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी हम 5th क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसमें काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो है ज्यादा से ज्यादा 6 आते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे का स्टैंडर्ड बढ़ता रहता है वो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो है बढ़ते रहते हैं। ठीक है, 5th क्लास में 6th क्लास में हम बच्चों को पढ़ाते हैं देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, लेकिन धीरे 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 जब उसका स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है 5th 10th क्लास 5th से 10th 12th तक आने पर जो है वही काइंड्स जो है 12 हो जाते हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि बच्चे के आईक्यू लेवल को ध्यान में रखकर जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है कि किस साल तक का बच्चा जो है कितना कॉन्सेप्ट जो है समझ सकता है, कितना कॉन्सेप्ट समझने के योग्य है। ठीक है, और जो सिर्फ जो है पाठ्यक्रम का निर्माण जो है बच्चे को सिर्फ पढ़ाने की बात को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, बल्कि उसके ओवरऑल डेवलपमेंट हो इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसलिए जो है बच्चे के करिकुलम में हम जो है प्रोजेक्ट भी उन्हें देते हैं, असाइनमेंट भी देते हैं, उनको स्पोर्ट्स भी खिलाते हैं। ठीक है, क्यों? ताकि जो है बच्चों के लिए जो स्टडी है वो बोरियत वाली ना हो जाए और सिर्फ बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, और सिर्फ बच्चे का ही नहीं टीचरों का भी, क्योंकि हम भी जो टीचर होते हैं वो भी पढ़ा पढ़ा के कभी ना कभी बोर हो जाते हैं। तो ये जो ट्रिप रखी जाती है बच्चों को पिकनिक ले जाया जाता है, क्यों क्यों वो इसीलिए ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर जो है पाठ्यक्रम का निर्माण करने में भी जो है मदद करती है। ठीक है, 8th वन है मानसिक स्वास्थ्य। अध्यापकों तथा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का शैक्षिक दृष्टि से विशेष महत्व है। जब तक अध्यापक तथा छात्रगण मानसिक दृष्टि से स्वस्थ तथा प्रफुल्लित नहीं होंगे तब तक प्रभावशाली अधिगम संभव नहीं है। मनोविज्ञान मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान प्रदान कराता है, ठीक है, करता है तथा कुसमायोजन से बचने के उपायों को खोजता है। अब देखो इसमें क्या है कि जो मानसिक स्वास्थ्य है, अब सीखने और सिखाने की प्रक्रिया किसके बीच होती है? टीचर और स्टूडेंट के बीच होती है, और इस लिए जो है टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही जो है स्वस्थ रहना जरूरी है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो उन सभी पहलुओं का अध्ययन करता है जो कि कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में जो है रुकावट डाल सकते हैं। ठीक है, और अधिगम के दौरान न जितने भी कुसमायोजन आ सकते हैं उन सबसे बचने के उपायों को खोजता है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। साथ ही अध्यापक को मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ स्वयं के तथा अपने विद्यार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि अ साउंड माइंड रेस्ट इन अ साउंड बॉडी, यानी कि जो स्वस्थ मस्तिष्क है वो स्वस्थ शरीर में ही विराजता है। ठीक है, तो इसमें जो है शिक्षा मनोविज्ञान का यही योगदान रहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आने वाली जितनी भी रुकावटें हो सकती हैं उनको दूर करने के उपायों को खोजता है।
9 है शिक्षण विधियां। शिक्षण का अभिप्राय छात्रों के सम्मुख ज्ञान को प्रस्तुत करना मात्र ही नहीं है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्र प्रभावशाली ढंग से ज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ हो सके। शिक्षा मनोविज्ञान बताता है कि जब तक छात्रों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाएगा, तब तक अध्यापन में सफलता मिलना संदिग्ध होगा। यह भी स्मरणीय होगा कि सभी स्तर के बालकों के लिए अथवा सभी विषयों के लिए कोई एक सर्वोत्तम शिक्षण विधि संभव नहीं हो सकती। देखो, शिक्षण विधियां क्या होती हैं? जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस समय हम अपना कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है? हम सिर्फ जो है बच्चों को ओरली बताते जा रहे हैं, थियोरटिकल बता रहे हैं, ठीक है? या फिर बच्चों को प्रैक्टिकल ही कुछ करके दिखा रहे हैं, ठीक है? बच्चों को स्पोर्ट्स करा रहे हैं। तो ये सारी जो है शिक्षण विधियां ही होती हैं। और आप चाहते हो कि बच्चे जो है बिल्कुल एकाग्र होकर जो है आपके पढ़ाए हुए विषय को अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को अभिप्रेरित किया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए, ठीक है? सिर्फ पढ़ाना ही जो है शिक्षा नहीं होती, शिक्षा देना नहीं होता, बल्कि अपनी शिक्षा को जो है, जो भी आप पढ़ा रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आप किस तरह से बना सकते हो, ये भी ज़रूरी है। 10 निर्देशन व परामर्श। शिक्षा एक अत्यंत व्यापक प्रक्रिया है। व्यापक यानी कि बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है? समय समय पर छात्रों को तथा अन्य व्यक्तियों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन व परामर्श प्रदान करना अत्यंत आवश्यक होता है। छात्रों को किस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहिए, किस व्यवसाय में वे अधिकतम सफलता अर्जित कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, आदि प्रश्नों का उत्तर शिक्षा मनोविज्ञान ही प्रदान कर पाता है, ठीक है? 11th-12th में आते हैं, ठीक है? तब बच्चे अपने आइडियल टीचर्स से जरूर परामर्श लेते हैं कि हमें कौन सी साइड लेनी चाहिए, हमें साइंस साइड लेनी चाहिए, हमें कॉमर्स साइड लेनी चाहिए, आर्ट साइड लेनी चाहिए। तो एक टीचर को इन सब की नॉलेज होनी चाहिए कि वो ये बता सके कि किस बच्चे में किस तरह की क्षमताएं हैं, किस तरह की क्वालिटी है और उसे जो है किस फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है? और उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को सजेशन देना चाहिए कि उन्हें किस फील्ड में जाना है, उन्हें किस तरह की साइड को चुनना चाहिए जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेस्ट कर सकते हैं और व्यावसायिक तौर पर भी जो है वो उस विषय से जो है आगे जाकर अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? 11 मापन तथा मूल्यांकन यानी कि मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। छात्र की विभिन्न योग्यताओं, रुचियों, उपलब्धियों का मापन व मूल्यांकन करना अत्यंत महत्वपूर्ण तथा आवश्यक होता है। मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से एक और जहां छात्रों की सामर्थ्य, रुचियां और परिस्थितियों का ज्ञान होता है, वहीं दूसरी ओर शिक्षण अधिगम की सफलता असफलता का ज्ञान भी प्राप्त होता है। यानी कि जब बच्चे का रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि हमने जो है टीचर ने कितनी मेहनत करी थी और बच्चों ने कितनी मेहनत करी और उसका क्या रिजल्ट निकला, ठीक है? और शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न उपकरण छात्रों की योग्यताओं और उपलब्धियों का मापन व मूल्यांकन करने के कार्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारा समूह गतिशीलता यानी कि ग्रुप डायनामिक्स। समूह व्यवहार तथा समूह गतिशीलता का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यार्थी अधिकांशतः समूह में रहता है और समूहों में सीखता है तथा समूहों में खेलता है। साथ ही वह समूह के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो बालक के व्यक्तित्व का स्वरूप ही उसकी समूह गतिशीलता के आधार पर निर्धारित होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो ग्रुप डायनामिक्स, समूह गतिशीलता का भी अध्ययन करता है।
और अनुसंधान रिसर्च, अनुसंधान का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर जो है रिसर्च करना, ठीक है, के भी विषय में और उसके हर एक पहलू के बारे में जब हम बहुत ही गहराई से जानकारी हासिल करते हैं तो उसको ही अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में भी शिक्षा मनोविज्ञान का विशेष स्थान रहता है। यह अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित होता है। किसी भी प्रकार के शैक्षिक अनुसंधान को पूरा करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे वह क्रियात्मक अनुसंधान हो, यानी कि प्रैक्टिकल कोई भी रिसर्च हो, या मौलिक अनुसंधान। आज शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं जिनका प्रयोग अनुसंधान क्षेत्र को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने के लिए सार्थक तरीके से किया जा सकता है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स अभी आप बीएड में हैं और अभी ही आपके पास टाइम है जो आप जो है इन सभी सब्जेक्ट को डीपली पढ़ सकते हैं। फिर आगे जाकर जब आप सीटेट यूपीटेट की स्टडी में जाएंगे, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, तब आपको जो है इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी आप सभी सब्जेक्ट को बहुत ही डीपली पढ़िए, ठीक है। और आशा करती हूँ कि आपको मैं समझाने में ये सारे टॉपिक सफल रही हूँ। और हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया है आप सभी का। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। हम आगे भी बहुत अच्छी अच्छी रिलेवेंट और आप के कोर्स से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे और नई नई जानकारी आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।